हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर सेठ ने उत्कृष्ट परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लाइए चेहरे पर मुस्कान दोस्तों, लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। और अब की बार मेरा रसगुल्ला कहानी रचने वाला है। करंट अफेयर्स की धज्जियां उड़ाने के लिए दोस्तों आप सभी तैयार हो जाइए। अगर ये मंजिल पहाड़ है तो हम भी मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और साथ में दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य दर्शन मैं आज आपको करवाने वाला हूं। ताजमहल से लेकर दोस्तों पूरा उत्तर प्रदेश पूरी शिद्दत के साथ में मैं आपको घुमाने वाला हूं। तैयार हो जाइएगा। बनारस का पान खाने के लिए दोस्तों, प्रयागराज का अमरूद खाने के लिए, साथ में ताजमहल बुलंद दरवाजा घूमने के लिए और कीथम झील में डुबकी लगाने के लिए। तो आइए, स्वागत है आप सभी का। कल दोस्तों आपको पता है चुनावों का रिजल्ट आ चुका है और पश्चिम बंगाल में भाई साहब दीदी ने जो तांडव मचाया है, मतलब भाई साहब बोल बांके बिहारी लाल की जय। तो चलिए आरंभ करते हैं आज की क्लास को। बिल्कुल मेरे साथ में रोहित हैं, धर्मेंद्र, अनमोल, खुशबू, पुष्पेंद्र, सभी का स्वागत है आज की क्लास के अंदर। और ध्यान रखना, मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती तक चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। तो आइए दोस्तों आगाज करते हैं। 3 मई 2021 दैनिक समसामयिकी जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की खोपड़ी में छेद करने के लिए जरूरी है। डीजे तो पड़ोसी तेरे घर के आगे ही बजने वाला है। तो आगाज करते हैं। देखिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। भारत और रूस 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद करेंगे स्थापित। भारतीय नौसेना ने शुरू किया ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने G7 डिजिटल एवं टेक्नोलॉजी मंत्री स्तरीय बैठक में किया भारत का प्रतिनिधित्व। आज विश्व भर में मनाया जाएगा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। इजराइल के धार्मिक उत्सव लॉग बी ओमर के दौरान मची भगदड़ में 44 यहूदियों की मौत। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दुनिया के शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड में शामिल। संयुक्त राष्ट्र ने जारी की वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट, द ग्लोबल फॉरेस्ट गोल रिपोर्ट 2021। अल्बानिया में नाटो सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 हुआ शुरू। एक्सिस बैंक ने अमिताभ चौधरी को 3 साल के लिए फिर से बैंक का MD और CEO बनाया। सत्यजीत रे की जन्म शताब्दी पर साल भर देश विदेश में मनेगा जश्न। और आज का मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा। और ध्यान रखना दोस्तों, माँ बाप का सपना है, अब की बार तो पूरा करना ही है। खामोशी छा जाएगी, छतों पर मेले लगेंगे जिस दिन मेरा रसगुल्ला सेलेक्ट होकर अपने घर वापस जाएगा। तो आइए दोस्तों देखिए आज का मोटिवेशनल कोट। ठुकरा दिया था जिन्होंने मुझे मेरा बुरा वक्त कहकर, क्या ठुकरा दिया था जिन्होंने मेरा बुरा वक्त देखकर, कसम खाता हूं कि ऐसा वक्त लाऊंगा, क्या कसम खाता हूं कि ऐसा वक्त लाऊंगा उन्हें भी मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। क्या जिन्होंने मुझे ठुकरा दिया था ये कहकर कि तेरा बुरा वक्त चल रहा है, कसम खाता हूं कि ऐसा वक्त लाऊंगा उन्हें मुझसे मिलना पड़ेगा अपॉइंटमेंट लेकर। क्या अपॉइंटमेंट लेकर मिलना पड़ेगा, उन्हें मुझसे मिलना पड़ेगा वक्त लेकर। क्या वक्त लेकर मिलना पड़ेगा। सिक्का उछल चुका है, अब हेड भी अपना होगा और टेल भी अपना होगा। अगर तुम हिम्मत है तुम्हारे अंदर, अगर तुम्हारे अंदर मेहनत कर सकते हो, जुनून है, पागलपन है तुम्हारे अंदर, तो कोई दुनिया की ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। फिर कह रहा हूं, अगर मान ली तो हार होगी और अगर ठान ली तो जीतने से पड़ोसी भी नहीं रोक सकता। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो दिनेश कुमार, श्रीपाल, सीमा, बलवीर, संगीत, नीतीश, राजवीर, सभी का स्वागत है मेरी क्लास के अंदर। अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, अगर तुम भी दोस्तों मंजिल को उसकी औकात दिखाना चाहते हो, तो आइए स्वागत है आप सभी का। आगाज करता हूं क्लास का। देखिए हाल ही में भारत और रूस के बीच 2+
2+2 मंत्री स्तरीय संवाद स्थापित करने के लिए सहमति हुई है। इसमें कौन कौन से मंत्री भाग लेंगे? पहली बात तो दोस्तों जो महत्वपूर्ण है कि ये 2+2 जो डायलॉग होता है ये किस किस के बीच में होता है? दोस्तों इस डायलॉग में एक तो विदेश मंत्री होते हैं और एक ध्यान रखिएगा रक्षा मंत्री होते हैं। कौन होते हैं? रक्षा मंत्री। तो अगर आपसे पूछ ले 2+2 डायलॉग में कौन कौन होता है? विदेश मंत्री होता है और रक्षा मंत्री होते हैं। वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है? जयशंकर भाई साहब। और रक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में? वो है दोस्तों आपके राजनाथ सिंह। अगर आपसे पूछो ये 2+2 डायलॉग क्या भारत ने किसी और देश के साथ की है? तो 3 देश हैं दोस्तों जिनके साथ कर चुका है। एक है ध्यान रखना अमेरिका। कौन है दोस्तों? अमेरिका है। इसके साथ में ध्यान रखिएगा जापान है और एक है ऑस्ट्रेलिया। कौन है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया। तो भारत ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान तीनों के साथ में 2+2 डायलॉग कर चुका है। और अगर तुम्हें याद हो मेरे खोटे सिक्को, ये तीनों की तीनों देश एक संगठन है जिसका नाम है क्वाड। याद है क्या? क्वाड दोस्तों उसका नाम है, उसके मेंबर हैं। तो ध्यान रखना तुमसे अगर ये पूछ ले पहला गैर क्वाड देश कौन सा है जिसके साथ में भारत 2+2 डायलॉग करेगा, वो है रूस। ये है छपने वाला सवाल। अगर तुमसे पूछ लेना कि पहला, क्या पूछ ले दोस्तों? अगर आपसे पूछ ले कि जो पहला गैर क्वाड देश है, क्या है दोस्तों? पहला गैर क्वाड देश कौन सा है? तो वो है दोस्तों रसिया। कौन है? रूस है। क्योंकि अगर आपको याद हो क्वाड देश में 4 देश थे दोस्तों। क्वाड के अंदर कौन कौन से थे? जापान था, ऑस्ट्रेलिया था दोस्तों, इसके अलावा अमेरिका था और इंडिया था। ये चारों की चारों देश क्वाड देश थे। क्या थे? मालाबार दोस्तों एक्सरसाइज वाले देश थे, क्वाड देश थे। और पहला गैर क्वाड देश कौन सा है? तो वो है दोस्तों रसिया। कौन है? रसिया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री दोस्तों ये शामिल होंगे 2+2 डायलॉग के अंदर। आइए लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। ये भारत के प्रधानमंत्री है दोस्तों और ये है रूस का बब्बर शेर। क्या है? रूस का बब्बर शेर व्लादिमीर पुतिन। आगे देखिएगा रूस के सहयोग से आयरन स्टील प्लांट कहां स्थापित किए गए हैं? तो भारत में दोस्तों 2 जगह, एक तो बोकारो, कहां पर किया गया है? बोकारो में। बोकारो कहां पर है दोस्तों? झारखंड में। एक किया गया भिलाई, और ये भिलाई कहां पर है दोस्तों? ये स्थित है छत्तीसगढ़ के अंदर। कहां है? छत्तीसगढ़। तो रूस के सहयोग से 2 आयरन स्टील प्लांट लगे। एक तो बोकारो में लगा है जो झारखंड में, एक लगा है भिलाई में जो छत्तीसगढ़ में। राउरकेला में किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। और मेरी जान दुर्गापुरा में ध्यान रखना इंग्लैंड के सहयोग से। लिख लेना यहीं पर राउरकेला जो उड़ीसा है दोस्तों इसमें लगा है जर्मनी के सहयोग से। और वहीं दुर्गापुरा जो है दोस्तों जो आपके वेस्ट बंगाल में है, यहां पर लगा है किसके सहयोग से? इंग्लैंड के सहयोग से। रूस के सहयोग से न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां स्थापित किया गया है? तमिलनाडु के अंदर। कहां किया गया है? तमिलनाडु। और पावर दोस्तों इसका नाम क्या है? कुडानकुलम परमाणु संयंत्र। कौन सा है? कुडानकुलम परमाणु संयंत्र तमिलनाडु में किया गया है। किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। रूस और भारत ने मिलकर कौन सी मिसाइल तैयार की? ब्रह्मोस। कौन सी दोस्तों? ब्रह्मोस सुदर्शन चक्र। क्या है? सुदर्शन चक्र। फायर एंड फॉरगेट। क्या? दागो और भूल जाओ। फायर एंड फॉरगेट लिखिएगा। फायर एंड फॉरगेट क्या है दोस्तों? दागो और भूल जाओ। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। लिखना ब्रह्मोस क्या है? सुपरसोनिक दोस्तों क्रूज मिसाइल है। और क्रूज का मतलब जानते हो क्या? अरे क्रूज का मतलब है कि अगर एक बार छोड़ दी तो दोस्तों दुश्मन की खोपड़ी में छेद करके आएगी। तो ध्यान रखिएगा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, इसका निर्माण दोस्तों भारत और रूस ने मिलकर किया है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसने भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों के शिपमेंट के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु
पार्ट 2 लॉन्च किया है। सीधा पेपर में पूछेगा पार्ट 1 किसने लॉन्च किया, तो नोट करना ऑपरेशन समुद्र सेतु। अगर पूछे आपसे पहला पार्ट कब लॉन्च हुआ, सन 2020 में हुआ। और दोस्तों क्यों हुआ था याद करो, पिछली बार एक समस्या पैदा हो गई थी लॉकडाउन के दौरान। दोस्तों हमारे कुछ भारतीय अन्य देशों में फंस गए थे, उन्हें वापस भारत लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु नेवी के द्वारा स्टार्ट किया गया। तो अगर पूछ ले आपसे जो पार्ट फर्स्ट था इसका उद्देश्य क्या था, भारतीयों को दोस्तों भारतीयों को वापस भारत लाना। क्या भारतीयों को वापस भारत लाना, ये इसका उद्देश्य था। लेकिन जो दूसरा स्टार्ट हुआ है दोस्तों अभी हाल ही में सन 2021 में, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य दोस्तों ऑक्सीजन, किसको, ऑक्सीजन शिपमेंट करना। क्या करना दोस्तों, ऑक्सीजन की आपूर्ति को बेहतर करना, ये इसका उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य में भारत की नौसेना के 7 जहाज लगे हुए हैं। क्या दोस्तों, इसी उद्देश्य की पूर्ति में भारत की जो नेवी है इसके 7 जहाज इसके अंदर लगे हुए हैं। और रसगुल्लो जैसे कि इसमें 3 जहाजों के नाम आपको ध्यान रखना है। जैसे दोस्तों पूछ ले आपसे आईएनएस तलवार, ये कहां से ला रहा है, तो ये ला रहा है दोस्तों बहरीन से। कहां से ला रहा है, बहरीन से ऑक्सीजन ला रहा है। अगर आपसे पूछ ले आईएनएस दोस्तों ऐरावत, कौन है, आईएनएस ऐरावत, ये कहां से ला रहा है, तो ये ला रहा है दोस्तों सिंगापुर। कहां से, सिंगापुर। आईएनएस जलाश्व, ये कहां से ऑक्सीजन ला रहा है, तो ये लेकर आ रहा है मेरे दोस्तों, नोट करना, ये ला रहा है आपके थाईलैंड। कहां से ला रहा है, थाईलैंड से लेकर आ रहा है। तो कुछ मैंने आपको लिख दिए, आईएनएस तलवार बहरीन से ला रहा है, आईएनएस ऐरावत दोस्तों ये लेकर आ रहा है सिंगापुर से, और आईएनएस जलाश्व ये लेकर आ रहा है थाईलैंड से। ऑक्सीजन है दोस्तों कंटेनर में आएंगे, उनका शिपमेंट कौन करेगा, ऑपरेशन समुद्र सेतु के द्वारा भारत की नेवी करने वाली है। तो ऑप्शन नंबर सी भारत की नौसेना। अब ये बताओ भारत की वायुसेना ने दोस्तों कौन सा स्टार्ट किया है, ऑपरेशन ऑक्सीजन। क्या है दोस्तों, भारत की वायुसेना ऑपरेशन ऑक्सीजन जो है ये इन्होंने स्टार्ट किया। और ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलवे के द्वारा स्टार्ट हुआ। और माय डियर रसगुल्ला, मुंबई से विशाखापट्टनम पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ऑपरेशन मेघदूत, अरे नाम सुना है क्या रसगुल्लो, 1984 में सियाचिन को फतेह किया। किसको किया, सियाचिन पर दोस्तों अपना अधिकार स्थापित किया, वो था ऑपरेशन मेघदूत। नोट कर लेना, विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि वो है दोस्तों सियाचिन। क्या नोट करना इस क्वेश्चन को, विश्व में सबसे ऊंची, विश्व में सबसे ऊंची युद्ध भूमि कौन सी है, वो है दोस्तों ध्यान रखिएगा सियाचिन। यहां पर धोखेबाज जो नल्ला है ना दोस्तों पाकिस्तान, उसने धोखे से किस पर अधिकार करना चाहा, सियाचिन पर अधिकार करना चाहा। लेकिन भारत की जो सेना है दोस्तों दौड़ा दौड़ा के मारा किसको, नल्ला पाकिस्तान को, ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन पोलो, हैदराबाद का भारत में विलय। क्या हैदराबाद का दोस्तों भारत में जो विलय है ये किया गया ऑपरेशन पोलो 1948। अरे तुम्हें याद है क्या, हैदराबाद के दोस्तों निजाम, कौन, हैदराबाद के निजाम अपनी दोस्तों अपनी बेगमों को छोड़कर कुत्तों को अपने साथ में ले गए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। सच बता रहा हूं तुम्हें, जब ये चलाया गया ना दोस्तों, जब मिलिट्री गई थी, जब आर्मी गई थी अपनी दोस्तों, तो कुत्तों को ले गए और अपनी बेगमों को छोड़ गए, कौन, हैदराबाद के निजाम। ऑपरेशन शक्ति ये दोस्तों 1998 में चलाया गया। और ध्यान रखिएगा परमाणु परीक्षण था सेकंड, कौन सा, सेकंड परमाणु परीक्षण दोस्तों पोखरण के अंदर। कहां हुआ था,
पोखरण राजस्थान में ये हुआ था। और ऑपरेशन शक्ति दोस्तों 11 मई, इसीलिए नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब बनाते हैं? 11 मई को बनाते हैं, राष्ट्रीय तकनीकी दिवस। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने G7 डिजिटल और टेक्नोलॉजी मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। जून 2021 में G7 की बैठक कहां पर होगी? अरे कुछ याद आया क्या? खोटे सिक्कों, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना। क्या करना? गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना, पर अभी मत पिलाना, लॉकडाउन है। क्या है? लॉकडाउन है, पुलिस दौड़ा दौड़ा के मारेगी भाई साहब। देखिएगा, G7 जो है दोस्तों, पहले एक संगठन था, इसका नाम था G8। कब बना? 1997 में बन गया। लेकिन दोस्तों इसमें से सन 2014 में कौन सा देश अलग हो गया? रूस दोस्तों इसमें से अलग हो गया, तो इसका नाम हो गया G7। तो अगर आपसे पूछ ले G8 कब बना, तो ये बना दोस्तों 1997 में। और फिर आपसे पूछे कि इसमें से कौन अलग हुआ है? रूस अलग हुआ है। कब हुआ है? सन 2014 में। अब इसका नाम क्या है? अब इसका नाम है G7। कौन कौन से देश हैं? तो लिख लो मेरी जान, इसके अंदर कौन कौन से देश हैं? तो भाई साहब, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना। क्या करना? गर्लफ्रेंड को दोस्तों जूस पिलाना। जी से बना क्या? जी से बना जर्मनी। क्या बन गया? जर्मनी बन गया। एफ से बन गया दोस्तों फ्रांस। क्या बन गया? फ्रांस बन गया। जे से बन गया जापान। और दोस्तों यू से बना अमेरिका, यूएसए। आई से बन गया इटली। क्या बन गया? इटली बन गया। सी से बन गया दोस्तों कनाडा। क्या बना? कनाडा बना। ई से बना इंग्लैंड। तो ध्यान रखिएगा, G7 के अंदर क्या भारत शामिल है? अरे नहीं शामिल है रसगुल्ला, भारत शामिल नहीं है ना मेरी जान, भारत शामिल नहीं है। इसमें कौन कौन शामिल है? तो जर्मनी, फ्रांस, जापान, अमेरिका, इटली, कनाडा और दोस्तों इंग्लैंड। और इसकी जो हाल ही में सन 2021 में बैठक होने वाली है, ये कहां होगी दोस्तों? ये बैठक होगी इंग्लैंड के अंदर। क्या नोट करना, इसकी जो 47 नंबर की दोस्तों बैठक होने वाली है, ये होगी इंग्लैंड के अंदर सन 2021 के अंदर। इसमें भारत को दोस्तों अतिथि के तौर पर बुलाया गया। किसके द्वारा? इंग्लैंड के द्वारा बुलाया गया है। तो अगर आपसे पूछ ले G7 की सन 2021 में 47वीं बैठक कहां होगी, तो नोट करना दोस्तों, ये होगी यूनाइटेड किंगडम के अंदर, यूके के अंदर होने वाली है। और इसकी दोस्तों मंत्री स्तरीय बैठक हुई है, जिसमें रविशंकर प्रसाद ने भारत की तरफ से दोस्तों भाग लिया। अगर मैं आपसे पूछ लूं, G7 को छोड़िए, अब आइए G20 की तरफ दोस्तों। और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन है? तो नोट करना, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री दोस्तों वर्तमान में बोरिस जॉनसन। कौन है? बोरिस जॉनसन है इंग्लैंड के वर्तमान में प्रधानमंत्री। देखिएगा, G20 की 2020 में बैठक कहां हुई थी? लिख लो, आपातकालीन बैठक। कौन सी बैठक थी? आपातकालीन बैठक थी। और यह हुई थी सऊदी अरब के अंदर। कहां हुई दोस्तों? सऊदी अरब के अंदर आपातकालीन बैठक आयोजित होती है। G20 की 2021 में दोस्तों यह बैठक होती है, नोट करना, इटली के अंदर। कहां? इटली के अंदर होगी 2021 में। 2022 की जो बैठक है, कमेंट बॉक्स में छापो कहां होगी। G20 की 2023 में बैठक ये होगी अपने भारत के अंदर। कहां होगी? अपने भारत में होने वाली है। दो सवाल तुमसे पूछ रहा हूं, G20 की 2022 में बैठक कहां होगी और G20 का मुख्यालय कहां है? जो जो बताएगा मुझे उसको मिलेगा एक एक रसगुल्ला। 2022 में बैठक कहां होगी और इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ। G20 की 2022 में बैठक कहां होगी और इसका मुख्यालय कहां स्थित है? इंडोनेशिया। क्या बात है, एक नंबर के सही है भाई साहब। इंडोनेशिया, कतई जहर है ना। इंडोनेशिया तो सही हो गया। अब बताओ मुख्यालय कहां है? जो मुझे इसका मुख्यालय बता देगा उसे चल झुट्टी सुनाया जाएगा।
बताओ इसका मुख्यालय कहां है? G20 का मुख्यालय कहां पर स्थित है? देखते कौन कौन बताएगा भाई साहब। G20 का मुख्यालय कहां स्थित है? अरे उत्तर प्रदेश वालों, सभी को उठा लाओ, उत्तर प्रदेश घूमने चलेंगे और तुमसे वादा रहा, तुम्हें मजा आएगा उत्तर प्रदेश घूमकर। एक बच्चे ने सही बताया कि सर इसका मुख्यालय पानी के अंदर है। हाँ भाई साहब, गई भैंस पानी में, इसका कहीं भी मुख्यालय नहीं है। इसीलिए G20 को कहते हैं बातूनी मंच। क्या बोलते हैं दोस्तों? G20 को ध्यान रखना, बातूनी मंच कहते हैं। केवल दोस्तों चाय पर बैठकर क्या करता है? चाय पर बैठकर दोस्तों चर्चा करता है। क्या? केवल चाय पर बैठकर चर्चा करता है, कहीं भी इसका मुख्यालय है ही नहीं। किसका? G20 का। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। हाल ही में अमिताभ चौधरी को 3 साल के लिए फिर से किस बैंक ने प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाने की घोषणा की है? तो वो बैंक है दोस्तों एक्सिस बैंक। कौन सी बैंक है? एक्सिस बैंक है। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी दोस्तों, और मुख्यालय कहां पर है? मुंबई के अंदर इसका मुख्यालय। इस एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ किसको बनाया है? तो ये बनाया दोस्तों अमिताभ चौधरी। किसे बनाया है? अमिताभ चौधरी को बनाया है। कितने वर्ष के लिए दोस्तों? आगे आने वाले 3 वर्षों के लिए फिर से बना दिया। क्या? 3 वर्षों के लिए अमिताभ चौधरी को एक्सिस बैंक का दोस्तों एमडी और सीईओ बनाया। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 याद करो 1955 दोस्तों। पहले इसका नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ, क्या दोस्तों? इंपीरियल बैंक इसका पहले नाम था। अब इसका नाम क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा। लिख लो, इसके वर्तमान में दिनेश कुमार खारा जो है दोस्तों, ये वर्तमान में इसके चेयरमैन। सिडबी बैंक का मुख्यालय अरे लखनऊ में। कहां? नवाबों की नगरी दोस्तों, लखनऊ के अंदर सिडबी बैंक का मुख्यालय है। और सिडबी बैंक के नए अध्यक्ष कौन है? एस रमन। कौन है दोस्तों? नोट करना, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एस रमन इसके अध्यक्ष। और नाबार्ड दोस्तों याद कर लो, शिव रमन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 तुम कोई भी एग्जाम दे लेना दोस्तों, फिर कह रहा हूं तुमसे, ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जब तुम्हारे सीने में दोस्तों अपने मां बाप का सपना पूरा करने की आग होगी, जब तुम्हारे सीने में इस बात की आग होगी कि पड़ोसी ने कैसे कह दिया, पड़ोसी ने तुम्हारे मां बाप से कैसे कह दिया कि तुम्हारा बेटा, तुम्हारा शेर, तुम्हारी शेरनी कुछ नहीं कर सकते, वो केवल टाइम पास करते हैं। दोस्तों वो आग तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, उस चीज का तुम्हारे अंदर दोस्तों होना चाहिए कि मुझे पड़ोसी को गलत साबित करना है और मैं अब की बार करके दिखलाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, सिडबी जो बैंक है, ध्यान रखिएगा, नाबार्ड जो बैंक है दोस्तों, नेशनल एग्रीकल्चर, ध्यान रखिए नाबार्ड दोस्तों, इसकी स्थापना कब होती है? 12 जुलाई 1982 को होती है। किस समिति की सिफारिश पर? शिव रमन समिति की सिफारिश पर। और दोस्तों गोविंद चिंतालू वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। कौन है? गोविंद चिंतालू वर्तमान में नाबार्ड के दोस्तों अध्यक्ष हैं। देखिए लल्लन टॉप क्वेश्चन, आरबीआई ने निजी बैंकों में एमडी और सीईओ इनके अधिकतम कितना कार्यकाल तय किया है? तो दोस्तों 70 वर्ष तो अधिकतम आयु है। क्या है? 70 वर्ष अधिकतम आयु और 15 वर्ष दोस्तों अधिकतम कार्यकाल। ध्यान रखिएगा, कार्यकाल अगर आपसे पूछे 15 वर्ष दोस्तों या फिर 70 वर्ष अधिकतम आयु। सिडबी बैंक के नए अध्यक्ष कौन है? एस रमन दोस्तों, ये सिडबी बैंक के अध्यक्ष हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान चेयरमैन कौन है? दिनेश खारा वर्तमान में दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए मेरे दोस्तों,
बीते दिनों में चर्चा में रहा लाग बी ओमर उत्सव किस देश से संबंधित है। एक्चुअली में दोस्तों क्या हुआ, इस उत्सव के अंदर क्या हो गया, इस उत्सव में दोस्तों भगदड़ मच गई और लगभग 44 लोगों की इसमें डेथ हो गई और आगे भी दोस्तों और भी संभावना है ये मरे हुए लोगों की संख्या बढ़ने की। अब आप मुझसे पूछोगे ये हुआ क्या था। एक्चुअली में दोस्तों यह है इजराइल आपके सामने। कौन सा देश है, इजराइल, यहूदियों का देश है मेरे दोस्तों। एकमात्र देश जो यहूदियों का है वो है इजराइल। कौन सा है, इजराइल। एक्चुअली में यहां पर दोस्तों ये आपके सामने हिब्रू कैलेंडर, कौन सा कैलेंडर है, हिब्रू कैलेंडर है। और उस कैलेंडर की दोस्तों, हिब्रू कैलेंडर की जो 18वीं जो तारीख होती है उसका जो महीना है आयर, कौन सा है, हिब्रू कैलेंडर का आयर जो महीना है दोस्तों, इस आयर महीने की 18वीं तारीख को एक व्यक्ति है जो आपके सामने है, इनका नाम है दोस्तों, नोट करना, इनका नाम क्या है, इनका नाम है रवि शिमान। क्या नाम है, इनका नाम है रब्बी शिमान। दोस्तों रब्बी शिमान जो संत हैं, इन संत के सम्मान में एक त्योहार का आयोजन होता है, एक धार्मिक महोत्सव का आयोजन होता है। उस महोत्सव का नाम क्या है, उसका नाम है लाग बी ओमर उत्सव। इसमें हो गई दोस्तों भगदड़, क्या इसमें मच गई भगदड़। और आप जानते हो जब किसी दोस्तों धार्मिक उत्सव में भगदड़ मचती है तो इसमें दोस्तों जो बच्चे हैं, जो मासूम हैं, जो दोस्तों महिलाएं हैं, उनकी बड़ी मात्रा में दोस्तों इसमें निधन होता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले कि ये उत्सव कहां का है दोस्तों, इजराइल। कहां का है, इजराइल का है। और नोट करना, इजराइल में दोस्तों जो हिब्रू कैलेंडर है, क्या है, हिब्रू कैलेंडर जो होता है, इस हिब्रू कैलेंडर में जो महीना है दोस्तों आयर महीना, कौन सा महीना है, आयर महीना है। इस आयर महीने की 18वीं तारीख, कौन सी दोस्तों, इस आयर महीने की 18वीं तारीख को एक उत्सव बनाया जाता है जिसका नाम है लाग बी ओमर उत्सव। कौन सा है, लाग बी ओमर उत्सव है। और मेरे दोस्तों क्यों बनाते हैं, तो संत रब्बी सम्मान, क्या दोस्तों, संत रब्बी शिमान, इनकी सम्मान में इसको बनाया जाता है। और इसमें क्या हो गई, इसमें दोस्तों मच गई भगदड़। क्या मच गई, भगदड़ मच गई। 44 से अधिक यहूदियों की मेरे दोस्तों इसमें क्या हो गई, इसमें हो गई डेथ। तो इजराइल इसका सही आंसर है। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि हिब्रू दोस्तों कैलेंडर इजराइल का, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, इसमें दोस्तों ये लाग बी ओमर उत्सव किस महीने में बनाते हैं, आयर महीने में बनाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि संत रब्बी शिमान, इनके सम्मान में बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इजराइल इसका दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन, यहूदियों के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है, सिनेगोग। क्या बोलते हैं, सिनेगोग कहते हैं यहूदियों के पूजा स्थल को। और बताओ दोस्तों बुद्ध धर्म के जो पूजा स्थल हैं इन्हें क्या कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में छाप दो। पाइथन 5 मिसाइल का निर्माण किस देश ने किया, ये भी दोस्तों इजराइल ने किया था। और नोट करो इजराइल में इसको सफीर कहते हैं। क्या बोलते हैं, इजराइल में इसको सफीर कहते हैं। और ये है क्या, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, हवा से हवा में मार करने वाली, जहां तक तुम्हारी नजरें ना पहुंचे ये उसके पार पहुंचती है, वो है दोस्तों पाइथन 5। भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने दोस्तों 15 करोड़ रुपए ऑक्सीजन के लिए दे दिए। बताओ फटाफट बताओ माय डियर रसगुल्ला, जो मैंने तुमसे पूछा है कि अरे यार तुम तो एक नंबर के होशियार हो, क्या एक नंबर के होशियार हो, स्तूप दो मेरे दोस्तों। क्या जो स्तूप है ना, अगर आपसे पूछ ले बौद्ध धर्म, सांची का स्तूप याद है आपको, अगर दोस्तों पूछे बौद्ध धर्म में जो पूजा स्थल है उन्हें क्या बोलते हैं, स्तूप कहते हैं। और जो सबसे दोस्तों जो सबसे पवित्र स्थान होता है उसमें भी वो कौन सा है, हर्मिका, याद कीजिए, उसमें भी दोस्तों जो सबसे पवित्र जगह है वो होती है हर्मिका। याद आया आपको, आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, अरे बताऊंगा चुनावों के बारे में भी बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में दोस्तों चुनावों के बारे में बताऊंगा। पश्चिम बंगाल में क्या हुआ,
नंदीग्राम में क्या हुआ दोस्तों? पश्चिम बंगाल एग्जिट पोल। भाई साहब जो धुआं धुआं हुआ है कल, असम में क्या हुआ, केरल में क्या हुआ दोस्तों, पुदुचेरी में क्या हुआ, तमिलनाडु में क्या हुआ, सब बताऊंगा। पर रुक जाओ, क्या रुक जाओ माय डियर रसगुल्ला, अभी पहले करंट अफेयर्स की खोपड़ी में तो छेद कर ले। आओ दोस्तों, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन NATO, नाटो दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। लिखिएगा, पहली बात तो इसकी फुल फॉर्म है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। अगर मैं आपसे पूछ लो NATO दोस्तों, इसकी स्थापना कब होती है? 1949 में। इसकी स्थापना क्यों की गई? तो लिख लेना, सोवियत संघ रूस के खिलाफ एक सैन्य गठबंधन बनाने के लिए। नोट करना दोस्तों, अगर आपसे पूछे तो नोट करना, रूस के खिलाफ, रूस या फिर सोवियत संघ, रूस या फिर सोवियत संघ के खिलाफ एक सैन्य गठबंधन बनाने के लिए ये दोस्तों इसकी स्थापना की गई। कब की गई? 1949। और इसका दोस्तों मुख्यालय ब्रुसेल्स। नोट करना, इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स के अंदर। कहां है? ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स दोस्तों किसकी राजधानी है? बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। इसी नाटो का क्या, इसी नाटो का दोस्तों क्या हुआ है? इसी नाटो ने डिफेंडर यूरोप 21 एक एक्सरसाइज की है, जो कहां पर की गई? अल्बानिया के अंदर की गई। तो नोट करना, डिफेंडर यूरोप 21 दोस्तों ये एक्सरसाइज है, और ये कहां पर हुई है? अल्बानिया के अंदर हुई है। कहां हुई है? अल्बानिया। नाटो में कितने देश हैं? 30 देश। कितने देश दोस्तों? इसके अंदर देश है 30 देश है, और उसी में से एक देश है अल्बानिया। कौन सा? अल्बानिया। इसी अल्बानिया में दोस्तों डिफेंडर यूरोप 21 ये एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। ऑप्शन नंबर ए अल्बानिया इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब तुम मुझे बताओ, ब्रुसेल्स में किस और संगठन का मुख्यालय स्थित है? जो बताएगा उसके लिए भाई साहब बजेंगी तालियां। अभी देखते किसमें कितना दम है। आ जाओ मैदान में, आओ मैदान में दोस्तों, कि ये बताओ ब्रुसेल्स में कहां, ब्रुसेल्स में किसका दोस्तों मुख्यालय स्थित है? बताओ कमेंट बॉक्स में, ब्रुसेल्स में किस और संगठन का मुख्यालय स्थित है? देखते हैं कौन बताएगा। जल्दी से बताइए दोस्तों, कौन बताने वाला है ब्रुसेल्स में किस और संगठन का मुख्यालय स्थित है? हाँ ना बाबा ना, नहीं आने वाला तुम्हें। बताओ बताओ, एक का आंसर आ गया है यूरोपियन यूनियन। क्या बात है यार, एक नंबर के इंसान हो। नोट करना, नाटो का मुख्यालय कहां स्थित दोस्तों? ब्रुसेल्स के अंदर है नाटो का मुख्यालय। और यूरोपियन यूनियन, इसका भी मुख्यालय दोस्तों ब्रुसेल्स के अंदर स्थित है। यह राजधानी किसकी है? बेल्जियम की। और यूरोपियन यूनियन में वर्तमान में कितने मेंबर हैं? 27 मेंबर है। कौन इससे अलग हो गया? इंग्लैंड इससे दोस्तों अलग हो गया। इसे कहते हैं ब्रेग्जिट। क्या बोलते हैं? ब्रेग्जिट कहते हैं। इंग्लैंड का दोस्तों यूरोपियन यूनियन से अलग होना ब्रेग्जिट कहलाता है। 27 वर्तमान में इसमें मेंबर है। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7। हाल ही में किसने वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट 2021 जारी की है? वो है संयुक्त राष्ट्र। कौन है? संयुक्त राष्ट्र ने दोस्तों, ध्यान रखना, एक रिपोर्ट जारी की है, ग्लोबल फॉरेस्ट। कौन सी रिपोर्ट है? ग्लोबल फॉरेस्ट गोल रिपोर्ट 2021। अब आप मुझसे पूछोगे इस रिपोर्ट में क्या है? इस रिपोर्ट में क्या है दोस्तों? तो इसमें कहा गया है कि पूरे विश्व की 25% जनसंख्या कहां पर डिपेंड है? तो लिख लेना, पूरे विश्व की 25% जनसंख्या भाई साहब वनों पर डिपेंड है। किसके ऊपर? वनों के ऊपर निर्भर है पूरे विश्व की 25% जनसंख्या। और इस कोविड-19 से भविष्य में आजीविका और खाद्य सुरक्षा, ये दोनों सवाल उत्पन्न होने वाले। क्या इस कोविड-19 से दोस्तों भविष्य के अंदर एक तो आजीविका का सवाल होगा, और दूसरा होगा फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा। क्या खाद्य सुरक्षा का सवाल उत्पन्न
होने वाला है। तो ये रिपोर्ट किसने जारी की है? ये रिपोर्ट दोस्तों वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट, ये जारी की है किसने? यूएनओ ने जारी की है। सर मैं चुनाव जीत गया प्रधानी का, क्या बात है, लड़ गया चुनाव है, जीत गया चुनाव, क्या बात है भाई साहब, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आपको चुनाव जीतने की। मैं तो पहले ही कहता था छोड़ो यूपीएससी, अब लड़ेंगे प्रधानी का चुनाव। गजब, एक नंबर, मतलब प्रधान बन गया भाई साहब फूल पत्ती वाला। कोई जरूरत हो तो पूछ लेना, ठीक है, पूछ लेना भाई साहब उससे। यूएनओ ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ग्लोबल फॉरेस्ट गोल रिपोर्ट 2021 है। अब आपसे पूछो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण मुख्यालय, इसका दोस्तों हेडक्वार्टर कहां पर है? नैरोबी के अंदर। कहां है? नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर है। और खाद्य और कृषि संगठन दोस्तों FAO, अगर पूछो इसका मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय है रोम इटली के अंदर। कहां है? रोम इटली में दोस्तों मुख्यालय। कल दोस्तों ये पश्चिम बंगाल है, असम है, इन चुनावों से अधिक तो भाई साहब मजा किस में आ रहा था? प्रधानी के चुनाव में आ रहा था। जो दोस्तों आपके गांव के स्तर के चुनाव है ना, उनमें मजा आता है, उसमें हर वोट की कीमत होती है। क्या? हर वोट की कीमत होती है। वहां तो भाई साहब चुनाव आयोग खेला कर रहा है। क्या खेला कर रहा है? खबर आती है ममता बनर्जी 1200 वोटों से जीत गई, थोड़ी देर बाद ही भाई साहब खबर आती है ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं, थोड़ी देर बाद ही खबर आती है शुभेंदु जी जो है दोस्तों वो 1600 वोट से जीत गए, फिर खबर आती है शुभेंदु जी 1900 कुछ वोट से जीत गए। मुझे लग रहा है चुनाव आयोग भी दोस्तों तोता उड़ मैना उड़ पता नहीं क्या कर रहा था भाई साहब। मैं तो खुद सोच रहा कौन सी करंट अफेयर्स की न्यूज बनाऊं, हारी या जीती, जीती या हारी। अंत में दोस्तों खुद ममता बनर्जी ने कहा भाई साहब हमने हार मान ली। क्या? हमने हार मान ली, हमें तुम बंगाल दे दो, तुमसे ना हो पाएगा। क्या? तुमसे ना हो पाएगा। बड़ा गजब का खेला हुआ भाई साहब, है ना, खतरनाक खेला हुआ कल तो। इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर है। पहली बात तो ये रिपोर्ट कहां से आती है? देहरादून से आती है। कहां से? देहरादून से आती है दोस्तों ये वाली रिपोर्ट। और कमाल की बात है, मतलब दोस्तों जिसके खाते में एक भी सीट नहीं आई ना, वो भी कल खुश था। क्या? कल खुश था। कल किसी को नाराज नहीं किया दोस्तों चुनाव आयोग ने। क्या? किसी को नाराज नहीं किया चुनाव आयोग ने। हर किसी के हिस्से में कुछ ना कुछ दोस्तों चुनाव आयोग ने डाल ही दिया। देखिएगा इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट देहरादून से आती है दोस्तों, हर 2 साल में एक बार। क्या? हर 2 वर्ष में एक बार दोस्तों आती है ये वाली रिपोर्ट। आगे बढ़िए। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहां स्थित है? पहली बात तो दोस्तों ध्यान रखना 33% क्षेत्र पर वन होने चाहिए। क्या? 33% क्षेत्र पर वन होने चाहिए। भारत में दोस्तों लगभग अभी 24.56% क्षेत्र पर वन है। कितने पर है? 24.56 क्षेत्र पर। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहां पर है? नैरोबी के अंदर है दोस्तों, केन्या के अंदर। कहां है? केन्या नैरोबी में मुख्यालय है यूएन दोस्तों पर्यावरण कार्यक्रम। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन, अरे बताऊंगा, सारी कहानी बताऊंगा दोस्तों। कल क्या हुआ? कल जब कंटेंट राइटर बैठा हुआ था, उसने पूछा सर कौन सी खबर बनाऊं, तो मैंने उससे कहा कि भाई नंदीग्राम से ममता बनर्जी जीती और पश्चिम बंगाल में टीएमसी का बहुमत। थोड़ी देर बाद मैंने उससे कहा कि नंदीग्राम से ममता बनर्जी हारी, पश्चिम बंगाल में टीएमसी का बहुमत। थोड़ी देर बाद मैंने फिर कहा तू रहने दे। क्या? तू रहने दे, चुनाव आयोग खुद डिसाइड नहीं कर पा रहा अभी कौन जीता है कौन हारा है। हम दोस्तों कल लेंगे इस न्यूज को, क्योंकि भाई साहब आप खुद बताओ यार, नंदीग्राम का जो संग्राम था, ऐसे लग रहा था कि नंदीग्राम से जो जीतेगा वही मुख्यमंत्री बनने वाला है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में कंसल्टेंसी फर्म ब्रांड फाइनेंस 2021 रैंकिंग में पहली बार कौन सी भारतीय बीमा कंपनी शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड में शामिल हुई? पहली बात तो दोस्तों ये कंपनी है LIC। कौन सी है? जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, भारतीय जीवन बीमा निगम। कौन सी है? भारतीय जीवन बीमा निगम। पूरे विश्व में दोस्तों, पूरे विश्व में 10वें नंबर पर है ये बीमा क्षेत्र के अंदर। क्या? बीमा क्षेत्र में पूरे विश्व में 10वीं सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? वो है दोस्तों हमारी LIC पूरे विश्व में इंश्योरेंस सेक्टर में 10वीं सबसे मूल्यवान दोस्तों कंपनी है। कौन सी? LIC। अगर मैं आपसे पूछ लूं माय डियर रसगुल्ला, कल तो यार मुझे भी दोस्तों ईवीएम पे शक हो रहा था। क्या? कल तो भाई साहब जो ईवीएम था ना वो भी कतई जहर, मतलब ईवीएम भी दोस्तों लुका छुपी खेल रहा था कल। देखिए 10वें नंबर पर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं, आंसर हो गया इसका LIC की स्थापना दोस्तों 1956 के अधिनियम से होती है। मुख्यालय कहां पर है इसका? मुंबई के अंदर मेरे दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है। कहां है? मुंबई में मुख्यालय है मेरे दोस्तों। और 1956 के अधिनियम से ध्यान रखना इसकी स्थापना होती है। 10वें नंबर पर है माय डियर रसगुल्ला। पहले स्थान पर कौन है तो बताओ मुझे। पहले स्थान पर मेरे दोस्तों, तो नोट करना, पहले स्थान पर है पिंग एन। कौन सी कंपनी है? हाँ, ये चाइना का माल है। किसका माल है? चाइना का माल है दोस्तों। पहले स्थान पर है पिंग एन। कौन सी कंपनी है? पिंग एन है, चाइना की कंपनी है जो दोस्तों पहले स्थान पर स्थित है। आइए मेरे साथ में अगला क्वेश्चन, LIC की स्थापना किस अधिनियम से होती है? 1956 से। बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा कितनी कर दी तो दोस्तों 49% से बढ़ा करके 74%। नोट करना, अगर मैं आपसे पूछ लो बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा कितनी है तो वो है दोस्तों 74% है बीमा क्षेत्र में FDI। अरे LIC तीसरे स्थान पर पता है किसमें? सबसे मजबूत ब्रांड में। ये भी नोट कर लो, एक रसगुल्ले ने आंखें खोल दी मेरी मेरे दोस्तों। LIC ध्यान रखना सबसे मजबूत बीमा ब्रांड में तीसरे स्थान पर है। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है रसगुल्ला। सबसे मजबूत बीमा ब्रांड में तीसरे स्थान पर, सबसे मूल्यवान में 10वें स्थान पर है, लेकिन सबसे मजबूत बीमा ब्रांड के अंदर LIC तीसरे स्थान पर। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9। प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? ये भी दोस्तों आज ही मनाते हैं, 3 मई। कब बनाते हैं? 3 मई को बनाते हैं दोस्तों वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर 3 मई को तो बनाते हैं, पहले ये बताओ आप। चिंता मत कीजिए ना, चिंता मत कीजिए माय डियर रसगुल्ला, सब पता लग जाएगा धीरे धीरे। क्या? सब धीरे धीरे पता लगेगा मेरे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में आज क्या होने वाला है, क्या मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तुम धैर्य बनाए रखो, उछल कूद ना करो। क्या? उछल कूद के लिए तो मेरे दोस्तों ये बहुत है। क्या? ये बहुत है माय डियर रसगुल्ला, तुम उछल कूद ना करो। तो बताओ मेरे दोस्तों, विश्व प्रेस फ्रीडम डे जो है ये बनाते हैं 3 मई को। और दोस्तों अगर पूछे कब से स्टार्ट हुआ तो नोट करना 1993 से मेरे दोस्तों इसे स्टार्ट किया गया। और सन 2021 की थीम क्या है तो इसकी थीम है दोस्तों सार्वजनिक हित में मीडिया। और गजब की दोस्तों सार्वजनिक हित थीम देखो इसकी, इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड, सार्वजनिक हित में खबर। क्या? सार्वजनिक हित में खबर। सच सच बताना भाई साहब, सच सच बताओ ये वाली जो थीम है सार्वजनिक हित में खबर, ये कितनी सच है मेरे दोस्तों? आप बताइए कल ये कोरोना कहां गया था? कल कहां थे मेरे दोस्तों जलते हुए सब? कल कहां था ऑक्सीजन की कमी? कल कहां था मेरे दोस्तों कोविड-19 के केस? कल तो मुझे साला दिखा ही नहीं। क्या?
कल ऐसा लग रहा था छुट्टी पर गया है कोविड-19, छुट्टी पर गया हुआ है भाई साहब। कल एक भी न्यूज चैनल नहीं दिखा रहा कोविड-19 के बारे में, है ना। सब दोस्तों कूद पड़े मैदान में, क्या कालो कूद पड़ो मैदान में, साइकिल पंचर कर लायो। तो भाई साहब सार्वजनिक हित में खबर है, ये दोस्तों इस बार की थीम है, कतई जहर। आगे बढ़िए दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछ लो, हाल ही में एक इंडेक्स आया है जिसका नाम क्या है दोस्तों, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। कौन सा था, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। और अगर मैं आपसे पूछूं इस इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है, तो मात्र 142वीं रैंक है भारत की। किसने जारी की थी, ये दोस्तों जारी की रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो है, इसके द्वारा इसको जारी किया गया। भारत की रैंक 142 है। टॉप पर कौन था मेरे दोस्तों, टॉप पर इसमें नॉर्वे था। और अंतिम स्थान पर कौन है, अंतिम स्थान पर इसमें इरिट्रिया। कौन है दोस्तों, इरिट्रिया। पाकिस्तान 145, क्या है दोस्तों, पाकिस्तान इसमें 145वें स्थान पर। और अगर पूछ ले आपसे, क्या अगर आपसे पूछ ले मेरे दोस्तों कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है दोस्तों, वो कहां पर लिखी हुई है संविधान में, छापो कमेंट बॉक्स में। 3 मई इसका सही आंसर है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम जो डे है दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले कब बनाते हैं, 3 मई को बनाते हैं। इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड, चौथा स्तंभ है क्या दोस्तों, भारत का चौथा स्तंभ है। आप सोच कर देखिए, अगर यही सही से काम नहीं करेगा तो मेरे दोस्तों क्या होगा, केवल टीआरपी के लिए काम करना दोस्तों, ये भारत। आप सोचिए, आप और मैं दोस्तों न्यूज चैनल देखते हैं ये जानने के लिए कि भारत में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या दिखाया गया मेरे दोस्तों। अरे भाई जीत जाए तब बता देना कि भाई नंदीग्राम से कौन जीता था, पश्चिम बंगाल से कौन जीता, ये बताओ ना आज कि ऑक्सीजन सिलेंडर कहां पर कम है, कहां पर जलते हुए सब दिखाए जा रहे हैं। कहीं नहीं दोस्तों, किसी ने नहीं दिखाया। ये जो है ना, ये लाइन, अगर ये लाइन सच में सही हो जाए ना, तो भाई साहब उद्धार हो जाएगा, किसका, भारत का उद्धार हो जाएगा। अब देखिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक है 142 और प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में है, 19(1)(a) के अंदर है दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है 19(1)(a) के अंदर है। चौथा स्तंभ है दोस्तों भारत का, कौन, चौथा स्तंभ है ये प्रेस। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने। 2 मई 2021 को भारतीय फिल्म के मशहूर निर्माता सत्यजीत रे का 100वां जन्म दिवस बनाया गया। इन्हें किस वर्ष भारत रत्न दिया गया। नोट करना माय डियर कि पहली बात तो सत्यजीत रे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों, सत्यजीत रे। अगर आपसे पूछे इनका कौन सा हैप्पी बर्थडे है, 100वां हैप्पी बर्थडे है किसका, सत्यजीत रे का। अगर आपसे पूछ ले कब बनाया गया, 2 मई 2021 को बनाया गया। सत्यजीत रे का नाम सुना है आपने, अरे सुना होगा पक्का मेरे दोस्तों। ये वही हैं जिन्होंने पाथेर पंचाली फिल्म 1955 में बनाई थी। और दोस्तों ऑस्कर ने इनको मानद पुरस्कार दिया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। नोट करना दोस्तों, इनकी पहली फिल्म थी 1955 के अंदर और उसका नाम था पाथेर पंचाली। बड़ी फेमस फिल्म है दोस्तों। मतलब कि सत्यजीत रे को सत्यजीत रे किसने बनाया दोस्तों, ये बनाया, ध्यान रखना, पाथेर पंचाली फिल्म ने 1955 में। इन्हें दोस्तों 1992 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किससे, भारत रत्न दोस्तों 1992। और अगर मैं आपसे पूछ लूं, इसके साथ ही ऑस्कर अवार्ड भी मिला है किसके लिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। कौन सा है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दोस्तों, ऑस्कर अवार्ड किसे दिया गया है, सत्यजीत रे को दिया गया है। ये सवाल पूछ सकता है आपसे कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ऑस्कर का मानद पुरस्कार, इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों, ऑस्कर का मानद पुरस्कार किसे दिया गया, सत्यजीत रे को दिया गया। और 1992 में दोस्तों इन्हें दिया गया क्या, भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया। फोटो देख लीजिए, ये आपके सामने
सामने दोस्तों सत्यजीत रे, जिनकी फिल्म थी पाथेर पंचाली। आगे बढ़िएगा, इनका दोस्तों सोमा हैप्पी बर्थडे, पूरे 1 साल तक माहौल बनेगा मेरे दोस्तों, पूरे 1 साल तक इनके बारे में कुछ ना कुछ दिखाया जाएगा। अब देखिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया, तो पहला दोस्तों किसको दिया गया था, देविका रानी को पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया। और अब की बार किसको मिला है, तो 51वां नंबर का दोस्तों ये मिला है रजनीकांत, शिवाजी द बोस। किसको, शिवाजी द बोस रजनीकांत को दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार छिछोरे किसको मिला है, छिछोरे को मिला है दोस्तों। और छिछोरे में कौन थे, सुशांत सिंह राजपूत। कौन थे, इसी छिछोरे के अंदर दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत थे। कौन थे, सुशांत सिंह राजपूत। और भाई साहब तुम्हें याद होगा, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। ये जो चल झुट्टी है ये कहां से आया है, सुशांत सिंह राजपूत, वन ऑफ द लीजेंड। क्या, वन ऑफ द लीजेंड दोस्तों। क्या गजब की एक्टिंग की थी महेंद्र सिंह धोनी। क्या, महेंद्र सिंह धोनी में दोस्तों खतरनाक कतई जहर एक्टिंग की गई। आइए भाई साहब चलते हैं आपको लेकर के कहां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की ओर चलते हैं। और तैयार हो जाओ, क्या तैयार हो जाओ माय डियर रसगुल्ला, जितने भी उत्तर प्रदेश के लोग हैं और जो राजस्थान के हैं, जो मध्य प्रदेश के हैं, जो हरियाणा के हैं, दिल्ली के हैं, तुम सबको तैयार रहना चाहिए उत्तर प्रदेश घूमने के लिए। क्योंकि दोस्तों 365 दिन चलने वाला मेला है इंडिया, बाकी दुनिया से अलग अलबेला है इंडिया। तो आइए आगाज करते हैं दोस्तों, और आगाज में ही समझ जाओगे तुम, यह है हमारा उत्तर प्रदेश। क्या है, यह है हमारा उत्तर प्रदेश, जहां एक तरफ दुधवा दोस्तों नेशनल पार्क है, वहीं दूसरी तरफ मेरे दोस्तों बनारस का घाट है। किसका, बनारस का घाट है, जहां एक तरफ अयोध्या में दोस्तों जलते हुए दीपक हैं, वहीं दूसरी तरफ बुलंद दरवाजा। क्या है, बुलंद दरवाजा, जहां एक तरफ दोस्तों आगरे का किला है, तो वहीं दूसरी तरफ आगरे का पैठा। क्या, आगरे का पैठा, जहां एक तरफ दोस्तों आपके गाजियाबाद और नोएडा है, वहीं दूसरी तरफ क्या है, बनारस। क्या है, बनारस, जहां एक तरफ दोस्तों लखनऊ के नवाब हैं, जहां एक तरफ दोस्तों पीलीभीत है, वहीं दूसरी तरफ दोस्तों झांसी की रानी। क्या, झांसी की रानी, जहां एक तरफ माय डियर रसगुल्ला कथक डांस हो रहा है। क्या, जहां एक तरफ कथक डांस हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ बनारस में दोस्तों पान की दुकान चल रही है। क्या, पान की दुकान चल रही है। यह है उत्तर प्रदेश। मतलब एक राज्य कहूं दोस्तों, एक देश कहूं, एक संस्कृति कहूं, कुछ भी समझ लो, मतलब ये समझो तुम, नल्ला पाकिस्तान को अकेला औकात दिखाने वाला कौन है, वो आपके सामने है उत्तर प्रदेश। तो आइए स्वागत है आप सभी का मेरे दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में, और हो जाओ तैयार। ये लीजिए, सबसे पहले दर्शन कर लो किसके, गिरिराज महाराज जी के दर्शन कर लो। मतलब कि मेरे रसगुल्लो ध्यान रखना इस बात को, जैसे ही आप राजस्थान से उत्तर प्रदेश में जाओगे तो पहला स्थान किसका आएगा, सबसे पहले आएगा दोस्तों गोवर्धन महाराज। कौन आएंगे, गोवर्धन महाराज। तो एक बार हो जाए दोस्तों गोवर्धन महाराज की जय। दोस्तों ये जो मंदिर आपको दिख रहा है दोस्तों, जैसे ही आप राजस्थान से निकलोगे, राजस्थान की सीमा क्रॉस करोगे और मथुरा की तरफ दोस्तों जाओगे, तो देखना आपको मिलेगा गोवर्धन महाराज। तो ये है दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर हम घुसने वाले हैं, एंट्री करने वाले। तो मैंने सोचा तुम्हें कुछ दोस्तों अच्छी चीजें दिखा दूं, तो ले लो आशीर्वाद, फिर चलते हैं उत्तर प्रदेश। चलिए मेरे दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर घुसते हैं। ये आपके सामने इंडिया का मैप है, और इंडिया के मैप में ये आपके सामने मेरे दोस्तों उत्तर प्रदेश कहां पर है, देखिए गौर कीजिए, ये है भाई साहब उत्तर प्रदेश। और इस उत्तर प्रदेश में अगर आपसे पूछ ले कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है, वो है मेरे दोस्तों कौन सा, उत्तर प्रदेश। कितनी राज्यों से सीमा लगती है इसकी, तो ध्यान रखना 9 से सीमा लगती है मेरे दोस्तों
उत्तर प्रदेश के कौन कौन से हैं? तो आइए मेरे दोस्तों लेकर चलता हूं आपको। ये देखिएगा, ये आपके सामने उत्तर प्रदेश का नक्शा है, जिसे दोस्तों हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि ये नक्शा है क्या, इसमें क्या क्या चीजें हैं, वो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में जान लेंगे। अब मैं आपको लेकर चलता हूं माय डियर रसगुल्ला, उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था के अंदर। अभी चिंता मत करो वो 9 राज्य कौन से हैं, वो दोस्तों कौन सा राज्य, कौन सा देश है जिससे सीमा बनाएगा, सब कुछ पढ़ेंगे। क्या सब कुछ पढ़ेंगे? उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था मेरे दोस्तों, लखनऊ, हाँ 8 राज्य हैं, एक मेरे दोस्तों क्या है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। मान ली भाई तेरी बात। राजधानी क्या है? नवाबों की नगरी लखनऊ। और ये किस नदी के किनारे है दोस्तों? गोमती नदी के किनारे। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री है। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल दोस्तों, ये यहां की राज्यपाल है। यहां के साथ मैंने आपको दिखाया था ना दोस्तों, मध्य प्रदेश की भी कौन है? आनंदीबेन पटेल है। लोकसभा की सीट कितनी है? 80। सबसे अधिक लोकसभा की सीट कहां पर है दोस्तों? उत्तर प्रदेश के अंदर। सबसे अधिक राज्यसभा की सीट कहां पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर। सबसे अधिक विधानसभा की सीट कहां पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर। सबसे अधिक विधान परिषद की सीट कहां पर है? तो लिख लो मेरे दोस्तों, उत्तर प्रदेश। कहां है? विधान परिषद की सीट भी नोट करना, 100 सीट है दोस्तों, ये भी सबसे अधिक है जो उत्तर प्रदेश के अंदर। और इसका निर्माण कब हुआ था? 1950 में इसका निर्माण हुआ था। पहली बात अगर आपसे पूछ ले, राजधानी लखनऊ दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, लोकसभा की सीट 80 सबसे अधिक, राज्यसभा की सीट 31 सबसे अधिक, विधानसभा दोस्तों 403 और विधान परिषद है 100। कितनी है? 100 है। निर्माण हुआ था 1950 में। और भाई साहब उत्तर प्रदेश का लोगो जो है, सिंबल आपके सामने। आइए लेकर चलता हूं मेरे दोस्तों, उत्तर प्रदेश से अलग होकर सन 2000 ईस्वी में कौन अलग हुआ? उत्तराखंड। ये उत्तर प्रदेश था, इससे अलग हो गया देवों की भूमि उत्तराखंड। कब हुई दोस्तों? सन 2000 में अलग होता है उत्तराखंड। तो अगर आपसे पूछ ले उत्तर प्रदेश से कौन अलग हुआ? उत्तराखंड हुआ। कब हुआ? सन 2000 ईस्वी के अंदर हुआ। आगे अगर लेकर चलो दोस्तों, ये देखिए मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश की सीमा किस किस से लगती है। तो मेरे दोस्तों ये आपके सामने उत्तर प्रदेश है और इसकी जो सीमा है ना, किस किस से लगती है, नोट करना। इसकी सीमा मेरे दोस्तों, उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी सीमा 9 का मतलब है 8 राज्य हैं दोस्तों, और एक क्या है? एक है केंद्र शासित प्रदेश यूटी। और वो यूटी कौन सा है? वो यूटी है दोस्तों दिल्ली। देखिए ये उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश में देखो उत्तराखंड क्या है दोस्तों? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। कुल मिलाकर 8 तो राज्य हो गए। एक मेरे दोस्तों क्या है? एक हो गया यूटी। क्या हो गया? यूटी हो गया। यूटी कौन सा है दोस्तों? यूटी हो गया, ध्यान रखना, दिल्ली। और एक हो गया इंटरनेशनल बाउंड्री, और वो है दोस्तों इत्तूसा नेपाल। क्या? इत्तूसा नेपाल। तो 8 राज्य हैं जिनसे सीमा लगती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? ये आपके सामने लिखे हुए हैं दोस्तों। एक इसके अंदर क्या है? एक इसके अंदर यूटी है जिसका नाम है दिल्ली। क्या नाम है? दिल्ली। और उत्तर प्रदेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा केवल नेपाल से लगती है। ये भी गजब का क्वेश्चन है, इतना बड़ा दोस्तों राज्य है लेकिन सीमा किससे लगती है? सीमा केवल और केवल नेपाल से लगती है दोस्तों। किसकी? उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में 8 राज्यों से सीमा लगती है, एक दोस्तों यूटी से लगती है। वो यूटी कौन सा है? दिल्ली है। और दोस्तों अगर पूछे वो देश कौन सा है, तो वो देश है नेपाल। क्या नाम है? नेपाल उस देश का नाम है। आइए लेकर चलते हैं भाई साहब आपको, राज्य पक्षी कौन है? सारस है। कौन है दोस्तों? देख लो, ये है राज्य पक्षी कहां के? उत्तर प्रदेश के। ये दोस्तों राज्य पशु बारहसिंगा। ये बताओ मुझे, बारहसिंगा और किस राज्य का राज्य पशु है? बताओ, बारहसिंगा दोस्तों और किस राज्य का राज्य पशु है? कमेंट बॉक्स में फटाक से छाप दो कि बारहसिंगा
किस राज्य का राज्य पशु और है माय डियर रसगुल्ला। इसके बाद देखिएगा राज्य पेड़ है अशोका, कौन सा है अशोका, और राज्य फूल है पलाश। इस पलाश की दोस्तों खास बात पता है आपको, ये पलाश वन की आग कहलाता है। क्या नोट करना, वन की आग या फिर वन की ज्वाला किसे कहा जाता है, पलाश को कहते हैं। इसके फूलों के रंग के कारण, किस कारण, इसका जो फूलों का जो रंग है ना दोस्तों, इस रंग के कारण वन की आग या वन की ज्वाला मध्य प्रदेश, तुम तो यार कतई जहर होशियार हो, बिल्कुल मेरे दोस्तों, मध्य प्रदेश जो है इसका भी 12 सिंगा है। क्या है, इसका भी 12 सिंगा है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश का भी क्या है, इसका भी 12 सिंगा है। अगर पूछे राज्य फूल दोस्तों, तो राज्य फूल है पलाश। सीधा पेपर में क्वेश्चन आया अब की बार राजस्थान में दोस्तों कि वन की आग किसे कहा जाता है, तो लिख लो पलाश को कहते हैं वन की आग। क्यों कहते हैं मेरे दोस्तों, क्योंकि मेरी जान इसके फूलों का जो रंग है ना वो इस प्रकार है कि जब ये खिलता है दोस्तों तो ऐसा लगता है जैसे वन में आग लग गई। क्या धुआं धुआं हो गया, वन में आग लग गई। आगे बढ़िएगा दोस्तों, अब आता है उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो हैं गोविंद बल्लभ पंत। कौन है दोस्तों, गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर, पहले मुख्यमंत्री 1950 से 1954। पहले इसका नाम क्या था दोस्तों, ध्यान रखना, सबसे पहले इसका नाम था अवध। तुमने सुना होगा, जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा ना तब तुम्हें सुनाऊंगा दोस्तों अवध की कहानी। किसकी, अवध की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। तो अवध इसका पहले नाम था, फिर इसका दूसरा नाम क्या हो गया, अवध के बाद में दूसरा नाम हो गया इसका संयुक्त प्रांत। दोस्तों क्या हो गया, पहले इसका नाम अवध था, फिर इसका नाम क्या आ गया, संयुक्त प्रांत आ गया दोस्तों। और संयुक्त प्रांत कब, 1950 में दोस्तों क्या बन गया, ये बन गया यूपी उत्तर प्रदेश। क्या बन गया, उत्तर प्रदेश। और इसी उत्तर प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे, ये थे गोविंद बल्लभ पंत। कौन थे, गोविंद बल्लभ पंत। ये आपके सामने है। 1957 में दोस्तों इन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। अब आता है गजब का क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में दोस्तों पहली महिला मुख्यमंत्री, और केवल पहली महिला मुख्यमंत्री नहीं दोस्तों, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी। नोट करना, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री या उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री वो है दोस्तों सुचिता कृपलानी। गजब का क्वेश्चन है, सीधा पेपर में पूछ लेता है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, वो थी दोस्तों सुचिता कृपलानी। ये उत्तर प्रदेश की दोस्तों महिला मुख्यमंत्री थी, तो उत्तर प्रदेश महिला मुख्यमंत्री भी अपने आप इसका नाम हो गया। फिर इसके बाद में मेरे दोस्तों सर जिले कितने, अरे रसगुल्ला जिला कौन ही पतो, उत्तर प्रदेश में कितना है, अरे बताओ उत्तर प्रदेश वालों कितने जिले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, फटाफट बताओ। मध्य प्रदेश में 52 थे, कल मैंने आपको पढ़ाया मेरे दोस्तों। उत्तर प्रदेश वालों बताओ भाई साहब कितने जिले हैं। अगला नाम देखिए सरोजिनी नायडू। कौन है दोस्तों, सरोजिनी नायडू। और आप फोटो को पहचान रहे होंगे, ये फोटो कब की है, दांडी यात्रा। कब की फोटो दोस्तों, दांडी यात्रा की फोटो है महात्मा गांधी जी के साथ में। ये है दोस्तों सरोजिनी नायडू। कौन है, सरोजिनी नायडू। और ध्यान रखना भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है, सरोजिनी नायडू। अगर पूछूं दोस्तों उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन है, सरोजिनी नायडू। 75 जिले हैं, लिख दिया है ना। कितने जिले दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर, 75। कितने, 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर मैं आपसे ये पूछ लो कि सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सुचिता कृपलानी। कौन थी, सुचिता कृपलानी। और दोस्तों भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है, सरोजिनी नायडू। उत्तर प्रदेश की भी पहली महिला राज्यपाल कौन है, सरोजिनी नायडू। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, नोट करना दोस्तों, सरोजिनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष
ये कौन है? तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, ये भी दोस्तों नोट करना, सरोजिनी नायडू। अब आप पूछोगे एनी बेसेंट कौन थी? तो मेरी जान, एनी बेसेंट भारतीय नहीं थी, है ना। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट। कौन है? लिख लेना। कांग्रेस की अगर आपसे पूछ लेना कि पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो पहली महिला अध्यक्ष दोस्तों ये तो थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। लेकिन अगर पूछूं पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, तो वो है दोस्तों, नोट करना आप, सरोजिनी नायडू। कौन है? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बताओ कमेंट बॉक्स में। सरोजिनी नायडू जो है, इन्होंने दोस्तों कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? छापो कमेंट बॉक्स के अंदर। और महात्मा गांधी ने दोस्तों एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता की 1924 का बेलगाम अधिवेशन। तो नोट करना, 1924 का बेलगाम अधिवेशन महात्मा गांधी ने दोस्तों इसकी अध्यक्षता की। लेकिन सरोजिनी नायडू ने किसकी की थी? सरोजिनी नायडू दोस्तों पहली अध्यक्षता सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर, लिखना 1925 में दोस्तों कानपुर जो अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू के द्वारा की गई। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, आपसे सीधा पूछेगा। देखिए मेरा उद्देश्य दोस्तों यह है कि पेपर जो है वो तुम्हारे सामने घुटने टेक दे इस राज्य दर्शन के आगे। चाहे दोस्तों महात्मा गांधी पूछ ले 1924, सीधा क्वेश्चन पूछता है एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी 1924 का मेरे दोस्तों बेलगाम अधिवेशन। और अगर पूछे बेलगाम कहां पर है, देखिए सवाल क्या क्या पूछ सकता है। बेलगाम कहां पर है? दोस्तों कर्नाटक के अंदर है बेलगाम। अगर आपसे पूछ ले फोटो एप्पल के फोन से लिए क्या? भाई साहब रसगुल्ला, एप्पल का फोन कौन ही उस समय नहीं था माय डियर रसगुल्ला। ये फोटो कितनी अच्छी फोटो है मेरे दोस्तों, मतलब आप सोच कर देखिए। ये सरोजिनी नायडू है दोस्तों, जिनके बारे में जानना चाहिए कि भारत की कोकिला कौन है? सरोजिनी नायडू। कौन है दोस्तों? सरोजिनी नायडू है। इनके बारे में बड़ी गजब गजब की बातें दोस्तों, इनके बारे में हमने नहीं अंग्रेजों ने भी दोस्तों अच्छी अच्छी बातें कही है इनके बारे में। किसके बारे में? सरोजिनी नायडू। तो ध्यान रखना 1925 कानपुर अधिवेशन। अब नंबर आता है दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी। किसका आता है? योगी आदित्यनाथ जी, जो वर्तमान में क्या है? वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं दोस्तों। कहां के? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। और दोस्तों ये मुख्यमंत्री बनने से पहले सांसद थे। क्या थे? सांसद थे। और अगर आपको याद हो कि इनकी सीट कौन सी थी? इनकी सीट थी गोरखपुर। कौन सी सीट थी? गोरखपुर सीट थी। सांसद दोस्तों सबसे युवा सांसदों में से एक थे। कौन? ये योगी आदित्यनाथ जी दोस्तों सबसे युवा सांसदों में से एक थे। और अगर आपसे पूछ ले अभी वर्तमान में जो लोकसभा है 17वीं लोकसभा, उसमें सबसे युवा सांसद कौन है? चंद्राणी मुर्मू। अरे लिख लो माय डियर, चंद्राणी मुर्मू जो है दोस्तों ये सबसे युवा सांसद हैं 17वीं लोकसभा के अंदर। कहां? 17वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसद कौन है? तो वो है चंद्राणी मुर्मू। अपने समय में दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी ये सबसे युवा सांसद हुआ करते थे गोरखपुर से। गोरखपुर में दोस्तों एक कांड हुआ है। कौन सा? चोरी चोरा कांड। कौन सा? चोरी चोरा कांड। दोस्तों याद है तुम्हें महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन पर पानी फेर दिया किसने? चोरी चोरा कांड ने 1922 के अंदर। अभी गोरखपुर से सांसद कौन है ये बताओ भाई साहब, जो बताएगा ना मान जाऊंगा। अभी गोरखपुर से सांसद कौन है? अरे बिहार वालों फटाफट आंसर दो। अभी वर्तमान में गोरखपुर से सांसद कौन है? वो है दोस्तों बिहार के अमिताभ बच्चन, भोजपुरी के अमिताभ बच्चन। और वो है कौन? बताओ यार, किसी ने नहीं बताया ना। अभी वर्तमान में गोरखपुर से सांसद कौन है? दोस्तों भोजपुरी के अमिताभ बच्चन हैं। और उनका नाम क्या है? उनका नाम है रवि किशन भैया। कौन है दोस्तों? हाँ, जिंदगी वही दोस्तों, रवि किशन भैया जो है वो नोट कर लेना। रवि किशन भैया ये है दोस्तों वर्तमान में
गोरखपुर से सांसद। कौन है? गोरखपुर से सांसद, भोजपुरी के भाई साहब, क्या कतई जहर एक्टर है, रवि किशन। कौन है? रवि किशन। और यह है दोस्तों उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। ये गुजरात की मुख्यमंत्री रह चुकी है माय डियर रसगुल्ला। जब दोस्तों नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे ना भारत के, उस समय जब वो गुजरात छोड़कर आए थे, क्यों छोड़कर आए थे? जब वो गुजरात छोड़कर आए थे ना दोस्तों, उस समय आनंदीबेन पटेल को ही मुख्यमंत्री बनाकर आए थे। क्या इन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया था? आनंदीबेन पटेल। और माय डियर रसगुल्ला, ये ध्यान रखना, अभी मध्य प्रदेश की भी दोस्तों राज्यपाल है, उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल है। ये एक्चुअली में है तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, लेकिन दोस्तों मध्य प्रदेश में लालजी टंडन थे। कौन थे? मध्य प्रदेश के अंदर दोस्तों लालजी टंडन थे। उनकी हो गई डेथ। क्या हो गई? डेथ हो गई। लखनवी नेता के नाम से फेमस थे लालजी टंडन। इनकी हो गई दोस्तों डेथ। इनकी डेथ के बाद में अतिरिक्त कार्यभार किसके सिर आ गया दोस्तों? ये आ गया आपके सामने आनंदीबेन पटेल के सिर। किसके? आनंदीबेन पटेल के सिर आ गया। अरे चिंता मत करो, अखिलेश यादव भी आएंगे दोस्तों, मायावती जी भी आएंगे, सबको लेकर आऊंगा। लेकिन पूरी शिद्दत से सोच रहा हूं आपको पूरी शिद्दत से उत्तर प्रदेश घुमाया जाए। उत्तर प्रदेश घूमने के बाद में आपको लगना चाहिए कि सच में मजा आ गया उत्तर प्रदेश घूमकर। तो आइए फटाक से एक बार देखिए मेरे साथ में दोबारा, फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। मैंने आपको बताया गोविंद बल्लभ पंत ये पहले दोस्तों मुख्यमंत्री थे। सुचिता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री थी। फिर मैंने आपको पढ़ाया सरोजिनी नायडू पहली महिला राज्यपाल है दोस्तों, भारत की भी और उत्तर प्रदेश की भी। योगी आदित्यनाथ जी वर्तमान में मुख्यमंत्री है। फिर दोस्तों आनंदीबेन पटेल, ध्यान रखना, वर्तमान में राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। एक सवाल का जवाब दो, वर्तमान में दोस्तों क्या उत्तर प्रदेश में कोई उप मुख्यमंत्री भी है? क्या बताओ, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में दोस्तों क्या कोई उप मुख्यमंत्री है यूपी के अंदर? कमेंट बॉक्स में छाप दो कि उत्तर प्रदेश में कोई उप मुख्यमंत्री है या नहीं है, बताओ कमेंट बॉक्स में। हाँ, अरे चिंता मत करो, बिहार चलेंगे रसगुल्ला, चिंता ना करिएगा ना, बिहार भी चलेंगे। अगला राज्य बिहार ही पढ़ाएंगे आपको, ठीक है? अरे डिंपल भौजी रुक जाओ, डिंपल भौजी को भी पढ़ाएंगे, अखिलेश भैया को भी पढ़ाएंगे, लालू यादव को भी पढ़ाएंगे दोस्तों, तेजस्वी यादव जी को भी पढ़ाएंगे, सबको पढ़ाएंगे, चिंता ना करो। उत्तर प्रदेश बिहार पढ़ तो लो एक बार, फिर बताना मुझे, है ना? बताओ उत्तर प्रदेश में क्या कोई मुख्यमंत्री भी है? अगर है तो कौन है? चलो ये तो आंसर आ गया, दो है। क्या है? दो है मेरे दोस्तों। अब वो दो नाम कौन कौन से बताइएगा। एक आंसर आ गया केशव प्रसाद। कौन है? केशव प्रसाद मौर्य आ गया। दूसरा नाम बताओ, केशव प्रसाद मौर्य। ये दोस्तों क्या है? उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, उप मुख्यमंत्री। एक और है दिनेश शर्मा। क्या बात है, तुम्हें तो गजब की नॉलेज है यार। दिनेश शर्मा उत्तर प्रदेश वाले होंगे भाई साहब, पक्का, है ना? तो दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य, ये दो मेरे दोस्तों क्या है? ये दोनों की दोनों उप मुख्यमंत्री। कहां पर? उत्तर प्रदेश के अंदर उप मुख्यमंत्री। अब मेरी बात सुनिएगा, कल दोस्तों जो उत्तर प्रदेश है इसके जितने भी दोस्तों राजनीति से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, चाहे दोस्तों आपके मायावती है, चाहे आपके अखिलेश यादव है, चाहे दोस्तों मुलायम सिंह यादव है, जितने भी दोस्तों उत्तर प्रदेश के जुड़े हुए लोग हैं पॉलिटी से, उन सभी को हम कल पढ़ने वाले हैं। तो कल तैयार रहिएगा। आज मुझे यह बताइएगा कि मैंने जो स्टार्ट किया है आपका उत्तर प्रदेश, वो आपको अच्छा लगा, नहीं लगा? जो मैंने जानकारी आपको दी है सबके बारे में पढ़ाऊंगा ना, काशी राम जी के बारे में पढ़ाऊंगा, सबके बारे में पढ़ाऊंगा। बस थोड़ा मुझे समय दो। क्या? थोड़ा समय दो दोस्तों, धीरे धीरे कहानी के तौर पर तुम्हें पढ़ाने दो। उत्तर प्रदेश है भाई साहब, स्वागत है तुम्हारा उत्तर प्रदेश के अंदर। पश्चिम बंगाल के बारे में पूछ रहे हो ना, चुनावों के बारे में, तो एक क्लास दोस्तों आज शाम को नोट कर लेना। हाँ, तुम्हारे लिए माय डियर रसगुल्ला, जो चुनाव हुए मेरे दोस्तों, कल जो चुनाव हुए ना,
इन चुनाव के ऊपर आज दोस्तों शाम को 7 बजे, क्या शाम को 7 बजे चुनावों के ऊपर दोस्तों स्पेशल क्लास रखी जाएगी, है ना। स्पेशल क्लास होगी जिसमें चुनावों का जो नतीजा है दोस्तों ये आपके सामने होगा, ठीक है। जितने भी चुनाव हुए इन सभी का दोस्तों जो नतीजा है वो आपके सामने करूंगा आज शाम को 7 बजे, जब ऑफिशियल न्यूज आ जाएगी उसके बाद में। तो आज शाम को 7 बजे हम आपको दोस्तों क्या करेंगे, चुनावों का नतीजा बताएंगे, कौन कौन से राज्य में किस किसने कितनी कितनी सीट जीती है, कौन अगला मुख्यमंत्री वहां पर बनने जा रहा है, ठीक है। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में इकोनॉमिक्स का भोकाल पढ़ लीजिए मेरे साथ में। और देखिए कमेंट बॉक्स में उत्तर प्रदेश वालों फिर कह रहा हूं, देखिए धीरे धीरे मैं पढ़ा रहा हूं आप सभी को, पूरी शिद्दत के साथ मैं पढ़ा रहा हूं। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं राज्य दर्शन मुझसे पढ़ लो, फिर देखना दोस्तों जीके तुम्हारी एक्सपर्ट हो जाओगे जीके के। और ध्यान रखना तबीयत सही होने दो मेरे दोस्तों, 6 घंटे की आपकी स्पेशल क्लास आने वाली है। क्या तुमने मुझसे कहा था कि सर 31 दिसंबर के बाद में आपने मैराथन नहीं ली, तो हो जाओ तैयार दोस्तों, जीके का मैराथन आने वाला है। और इस जीके की खोपड़ी में छेद करने वाले, लॉकडाउन का तुम्हारे लिए सौगात मेरे दोस्तों, जीके का 6 घंटे का मैराथन होने वाला है। हो जाओ तैयार अब की बार। तो आइए CRR दोस्तों क्या होता है, तो CRR जो है नोट करना, इसे कहते हैं दोस्तों क्या, कैश रिजर्व रेशो, नगद आरक्षित अनुपात। क्या बोलते हैं, नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशो। होता क्या है दोस्तों, ये बैंक को ध्यान रखना, ये वो हिस्सा है जो बैंक को दोस्तों कहां रखना पड़ता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रखना पड़ता है। क्या दोस्तों नोट कर लेना, बैंक जो है कुछ हिस्सा नगद के रूप में, क्या कुछ हिस्सा नगद के रूप में कहां रखती है दोस्तों, ये रखती है ध्यान रखना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में, उसे कहते हैं कैश रिजर्व रेशो, जो 4% के आसपास होता है, ठीक है। फादर ऑफ बजट किसे कहा जाता है, जेम्स विल्सन को कहते हैं दोस्तों फादर ऑफ बजट। क्या बोलते हैं, जेम्स विल्सन। बजट शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं पर भी नहीं है दोस्तों, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है। इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार पहली बार दोस्तों कब दिया गया, 1969 में। अगर तुमसे पूछे कब इसकी दोस्तों स्थापना होती है, 1968 में होती है। लेकिन पहला पुरस्कार दोस्तों ये कब दिया गया, 1969 में पहला पुरस्कार दिया। राजस्थान कब पढ़ाओगे, राजस्थान तो मैं आपको लाकर छोड़ूंगा, क्या राजस्थान तो आपको लाकर छोड़ूंगा। जिस दिन मैं राजस्थान पढ़ा दो समझ लेना मेरे दोस्तों मेरी तरफ से अपना काम पूरा हो गया। महारो राजस्थान तो आपको लाकर छोड़ूंगा, पूरी शिद्दत से दोस्तों राजस्थान की गलियां तुम्हें घुमाने वाला हूं। तो देखिएगा 1968 में स्थापना होती है, पहला पुरस्कार कब मिला था, 1969 में दिया गया। आगे बढ़िएगा दोस्तों, फाइनेंस कमीशन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, 280 के अंदर है दोस्तों। कौन इसका गठन करता है, राष्ट्रपति करता है। कितने साल के लिए करता है, 5 वर्ष के लिए करता है। और दोस्तों इसका पहला अध्यक्ष कौन था, केसी नियोगी। कौन थे, केसी नियोगी भाई साहब थे। और दोस्तों 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, NK सिंह। कौन है, NK सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। फिस्कल डेफिसिट किसे कहा जाता है, तो भाई साहब नोट करना, फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या है दोस्तों, राजकोषीय घाटा। अगर तुमसे पूछ लेना पेपर में ये राजकोषीय घाटा क्या होता है, तो ध्यान रखना जो भी हम उधार लेते हैं दोस्तों वो सब क्या है, सबके सब राजकोषीय घाटा। तो नोट करना जो उधार लिया जाता है दोस्तों ये उधार ही क्या होती है, राजकोषीय घाटा होती है। और भारत में सबसे अधिक पैसा कहां से आता है, बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर कि भारत में सबसे अधिक जो पैसा है वो कहां से आता है। सर 42 घंटे की मैराथन क्लास लीजिए, भाई साहब इतनी हिम्मत नहीं है, क्या इतनी हिम्मत नहीं है, 42 घंटे तुम्हारा नेट चलेगा बबुआ, 42 घंटे केवल बतीवा कर रहे हो हैं,
तुम्हारा नेट चलेगा? बताओ चलेगा तो कंटाप पड़ेगा कान के नीचे भाई साहब। 6 घंटे की क्लास होगी, 6 घंटे में तुम्हारा पसीना छूट जाएगा, मेरी तो किडनी मुंह में आ ही जाएगी, तुम्हारा भी पसीना छूट जाएगा। 6 घंटे, 6 घंटे मेरे साथ पढ़ के देख लो, 42 घंटे के बराबर ही होंगे दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, फिस्कल डेफिसिट, हाँ तुम्हें इतना विश्वास है भारत के ऊपर कि सबसे अधिक पैसा कहां से आता है? उधारी से आता है। बिल्कुल भाई साहब, लिख लेना, भारत में सर्वाधिक जो पैसा है, भारत में दोस्तों सर्वाधिक जो धन है ये कहां से आता है? ये आता है उधारी से। कहां से? उधारी से आता है। आइएगा फटाफट रिवीजन करते हैं दोस्तों। 100 सबसे प्रभावशाली कंपनी की सूची में जियो और बायजूस दोनों हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला, लेबर डे कब बनाते हैं? 1 मई को बनाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल कहां स्टार्ट होती है? करनाल हरियाणा में होती है। अगला क्वेश्चन, पूर्व महान्यायवादी सोली सोरबो जी का निधन हो गया, ये दोस्तों वर्तमान में कौन है? के वेणुगोपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला 3D प्रिंटेड घर दोस्तों IIT मद्रास ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आशीर्वाद योजना पंजाब सरकार की 51,000 रुपए दोस्तों बच्चियों की शादी के लिए दिए जाएंगे। प्रोटोटाइप NEO-01 दोस्तों ये चीन के द्वारा लॉन्च किया गया। अंतरिक्ष में कचरा साफ करेगा कौन? धोखेबाज चीन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सड़कों पर बिना ड्राइवर के ऑटोमेटिक गाड़ियां कहां चलने वाली है? ब्रिटेन के अंदर चलने वाली है। अगला क्वेश्चन है, रोहित सरदाना दोस्तों, रोहित सरदाना और चंद्रा तोमर शूटर दादी, इनका हो गया निधन। अगला क्वेश्चन, दोस्तों MACS 1407 ये सोयाबीन की दोस्तों किस्म है। और नोट करना, ये दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसकी सहायता से पुणे के अग्रकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसे बनाया। कल का फूल पत्ती वाला सवाल, दंतक परियोजना भूटान की है मेरे दोस्तों। अगला सवाल आज का ये आपके सामने है, ये GS का क्वेश्चन दोस्तों, और ये आपके सामने क्या है? ये आपके सामने बुक है। चिंता मत कीजिए, यूपी के जितने भी जिले हैं सब आपको पढ़ा दिए जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं ना, जब मैंने स्टार्ट कर ही दिया है आपके सामने पढ़ाना, तो फिर पूरा ही पढ़ाऊंगा दोस्तों। आधा अधूरा तो वैसे भी मैं नहीं पढ़ाता ना, तो पूरा ही पढ़ाऊंगा, चिंता मत कीजिए। आप तो कमेंट बॉक्स में ये बताना कि सच में आपको लगा कि क्लास में दोस्तों पसीना बहाया जाता है, सच में आपको लगा कि मैंने जो आपको जानकारी दी वो पेपर के हिसाब से आपके महत्वपूर्ण है। अगर लगा हो तो दोस्तों लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में बढ़िया सा कमेंट कर देना, जिससे मैं जब कल वापस आऊं तो पूरी ऊर्जा के साथ में आऊं। और आज यूपी वालों, तुम्हें कमेंट करना है कि तुम्हारे जिले में क्या क्या देखने वाला है, मुझे क्या क्या तुम्हें दिखाना चाहिए। आज तुम्हारे कमेंट बॉक्स से कल का राज्य दर्शन तैयार होगा। कमेंट बॉक्स में बताना मुझे कि सर आगरा आओ तो आगरे में आपको ताजमहल देखना है, आगरे में आपको दोस्तों लाल किला देखना है, आगरे में आपको ये वाला गार्डन देखना है, आगरे में आपको पैठा खाना है। सारी जानकारी आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे कि सर हमारे राज्य में ये सारी चीजें देखने लायक है, जरूर दिखाना। कल मैं आपको दोस्तों वही सारी चीजें दिखाऊंगा। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण दोस्तों लीडर जो है उनके बारे में भी कमेंट बॉक्स में छाप देना। मस्त रहना, खुश रहना, जबरदस्त रहना, तैयारी को जारी रखना दोस्तों। ऐसा ना हो कि ये लॉकडाउन जब खत्म हो, कोविड-19 जब खत्म हो तो आप और लोगों से पीछे हो जाए, ऐसा मत करना, क्योंकि मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। पूछिए अब सवाल, 4 मिनट पूछिए फटाक से। सर मैं गोवर्धन से हूं, तो परिक्रमा लगवाएंगे, चिंता नहीं कीजिए ना। वो तो मैंने स्टार्ट किया था तो सोचा गोवर्धन के बारे में आपको पढ़ा ही दूंगा ना। इंग्लिश में भी कंटेंट दीजिएगा, बिल्कुल भाई, इंग्लिश में भी कंटेंट जो है ना इसका क्लास का बिल्कुल इंग्लिश में मिलेगा ना। मैं आज ही बात करता हूं टीम से, बिल्कुल आपने सही कहा है, इंग्लिश में मिलेगा। आप सोच के देखिए, पश्चिम बंगाल में पढ़ाऊंगा और पश्चिम बंगाल के लोग देखेंगे तो इंग्लिश में कंटेंट तो होना चाहिए ना, वरना दीदी नाराज हो जाएगी भाई साहब। तो बिल्कुल मिलेगा ना। बुक के बारे में आप सवाल बार बार पूछ रहे हो, देखिए मेरे दोस्तों बुक मेरे पास छपी हुई पड़ी है यहाँ पर,
लॉकडाउन है, आप ला नहीं पाएंगे जाकर दोस्तों। इसलिए अभी अगले बार की जो बुक है ना दोस्तों, वो भी हमने रोकी हुई है। क्या रोकी हुई है? जब ये लॉकडाउन हट जाएगा ना, बुक तैयार है दोस्तों बनाकर, है ना, बुक बनाकर तैयार है, लेकिन वो रोकी हुई है। लॉकडाउन हटने दो, फिर दोस्तों बुक को लेकर आएंगे, ठीक है। एसएससी जीडी, अरे तुम्हारे लिए ही कर रहा हूं, 5 घंटे की जो क्लास है ना, पढ़ लेना इसको, नैया पार हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। लगभग 500 के आसपास सवाल होंगे, पढ़ लेना, नैया पार है, ठीक है। अच्छा, कल वाले उसका डम 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 कर रहे हो ना, अरे डम डम। चलिए मस्त रहना, अब खत्म करें खेला। अरे ना 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 ना, भाऊजी को नहीं भूलेंगे, है ना, चिंता मत कीजिए, ठीक है। कल सबको लेकर आएंगे ना। बंगाल चुनाव के बारे में शाम को बताएंगे, ठीक है, 7 बजे जब ऑफिशियली न्यूज आ जाएगी ना, तो डेटा मैं आपको आज शाम को 7 बजे दे दूंगा, ठीक है। कौन जीता है चुनाव, किसके कितनी सीटें आई हैं चुनाव के अंदर, कोई खास बात है वहां पर, वो सारी बातें आपको बताएंगे ना। वैसे पश्चिम बंगाल पर आपका ध्यान है, लेकिन असम पर आपका ध्यान होना चाहिए एक्चुअली में दोस्तों। असम में जो मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल जी, हो सकता है भाई साहब आगे आपको मुख्यमंत्री कोई और पढ़ना पड़े। हमारा ध्यान असम पर है रसगुल्लो, लेकिन हो सकता है हमारा ध्यान वेस्ट बंगाल पर है। वेस्ट बंगाल में तो फिक्स है दोस्तों, ममता बनर्जी ही बनेंगी मुख्यमंत्री। कई लोग सोच रहे हैं वो हार गई चुनाव, कैसे बनेंगी मुख्यमंत्री। तो भाई साहब उद्धव ठाकरे जी कहां से एमएलए हैं, बताओ मुझे, कहां से एमएलए दोस्तों? कहीं से एमएलए नहीं है उद्धव ठाकरे जी, फिर भी मुख्यमंत्री है ना। तो दोस्तों मुख्यमंत्री बन गए, विधायक तो बन ही जाएंगे ना, चिंता मत कीजिए, ठीक है। विधायक तो बन ही जाएंगी दीदी, ठीक है, उनकी बात छोड़िए आप, है ना। मुख्यमंत्री वहां तो वही बनने वाली है, क्योंकि उन्हीं के दम पे दोस्तों इतना बड़ा बहुमत मिला है उन्हें, पिछली बार से अधिक सीटें मिली है उन्हीं के दम पर, है ना। तो वो तो बन ही जाएंगी वहां। लेकिन आपको समझना चाहिए असम में क्या होगा, क्या असम में क्या होगा, वहां मजा आएगा आपको। चलिए अब मस्त रहिएगा, क्लास खत्म करते हैं। जूम मीटिंग, हाँ जूम मीटिंग के बारे में चिंता मत कीजिए, राज्य दर्शन का टेस्ट होगा आपको, उसमें फिर आपसे बातचीत करेंगे, ठीक है। अद्भुत प्रश्नोत्तरी के अंदर मैं करवाऊंगा उसका टेस्ट, है ना। चाहे शनिवार को करवा लूं, रविवार को दोस्तों काव्योत्कर्ष होता है, तो शनिवार को भी करवा सकता हूं आपका टेस्ट, है ना। मैं अपनी मर्जी से करवा लूंगा, आपसे बात करनी है ना, मैं कर लूंगा। विश्व दर्शन कब कराओगे, पढ़ना है क्या विश्व दर्शन, कमेंट बॉक्स में बताना। पर पहले दोस्तों ये राज्य दर्शन क्या है, लंबा चलेगा, 2 महीने कम से कम, है ना। तो उसके बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, विश्व दर्शन। चलिए, माँ बाप का सम्मान करना, इतना ही कहूंगा। गुरु का सम्मान करना। क्लास अच्छी लगी हो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि सर अच्छी लगी क्लास, हमें ये सीखने को मिला, कुछ नया जानने को मिला, तो बता देना मुझे कमेंट बॉक्स में, इंतजार करूंगा आपका। कौन से आपको लीडर के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में आप जानते हो कि भाई सबसे लंबे टाइम तक ये मुख्यमंत्री रहे, सबसे लंबे टाइम तक ये राज्यपाल रहे, सबसे कम टाइम तक ये हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज देना। कौन सी जगह आपको घूमने जाना है वो भी मुझे बता देना, मैं आपको पक्का लेकर चलने वाला हूं। मस्त रहना, खुश रहना, दुआ करूंगा आप सभी जल्दी से जल्दी अपनी मंजिल को पाले, फूल पत्ती वाला परिवार एकदम हंसता फूलता रहे। जय हिंद दोस्तों। अब शहर जाकर तैयारी करने की चिंता छोड़ो, अब हॉस्टल के खर्चे की चिंता छोड़ो, अब घर से दूर रहने की चिंता छोड़ो, क्योंकि उत्कर्ष ऐप लाया है सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करने के लिए ऑनलाइन कोर्स। तो अब चिंता छोड़ो और जुड़ जाओ उत्कर्ष ऐप के साथ।